Welcome to Weekly Current Affair. Today we will discuss all the current affair of 5th of June to 11th of June 2023. The question is the name of the India's first international cruise vessel is that is a MV Impress. तो आपने इनका नाम याद रखना है. MV जो Impress है that is इंडिया की पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल है. इंटरनेशनल क्रूज वेसल क्या होती है? इस तरह की ये एक शिप टाइप होती है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पैसों के थ्रू मतलब कि एक तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जो है लॉन्च की गई है. ठीक है, किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको लॉन्च किया है. फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV इम्प्रेस. कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये? चेन्नई से श्रीलंका तक जाएगी. कब इसको लॉन्च किया गया? जून 5 को. तो इसके थ्रू क्या होगा, इसमें ऑनलाइन बुकिंग होगी और आप वहाँ पे जाके भी बुकिंग कर सकते हो. तो इस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हो इंडिया से श्रीलंका तक. ठीक है, तो ये टूरिज्म के लिए जो है ये बनाया गया है. दिस इज द लॉन्च ऑफ द इंटरनेशनल क्रूज टूरिज्म टर्मिनल एट चेन्नई और ये 17.21 करोड़ का जो है ये बना है. ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रूज वेसल जिसका नाम MV इम्प्रेस है, इसके बारे में जानते हैं. इट इज़ रिनोव्ड एंड लग्जूरियस क्रूज शिप. ठीक है, लग्जूरियस क्रूज शिप है, काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसके अंदर है. ठीक है, इट ऑफर्स पैसेंजर. ठीक है, जो इंडिया से श्रीलंका जाने वाले हैं, श्रीलंका से इंडिया जाने वाले हैं, तो जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है, इलाका देखना चाहते हैं, समुद्र का जो एरिया है उसको देखना चाहते हैं. ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे है. ओपन सी, कंबाइनिंग कंफर्ट, एंटरटेनमेंट यहाँ पे है, लेजर यहाँ पे है. तो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ है. तो इसका नाम है MV इम्प्रेस. Who is going to host world largest IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025. तो 2025 में जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025, तो वो कौन होस्ट करेगा? दैट इज UAE. तो यूनाइटेड अरब अमीरात इसको होस्ट करेगा. कब से कब तक होगा ये? 9 से 15 अक्टूबर 2025 को अबू धाबी में, यूनाइटेड अरब अमीरात में. तो इंटरनेशनल यूनियन है किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन है जिसका नाम है IUCN. इसकी जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 होगा वो होगा UAE में. ठीक है, तो IUCN बना था 1948 में. इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. और इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, मतलब कि जो स्पीशीज खत्म होने वाली होती है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है. जैसे रेड लिस्ट होती है या फिर वनरेबल लिस्ट होती है, क्रिटिकल, जैसे सबसे कम सबसे होते हैं एक्सटिंक्ट. जब आपके 10 से 20 ही कोई जीव है, पर्टिकुलर जीव है, वो 10 से 20 ही बचे हैं पूरे के पूरे अर्थ पे, तो उनको बोलते हैं हम एक्सटिंक्ट. ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब कि जो 50 से 60 के आसपास जो है उनकी पॉपुलेशन बची हुई है, वो आते क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में. ठीक है, अगर आपका कुछ ही हजार बचे हों तो आते हैं एंडेंजर्ड में. जब अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने पे आ रही है, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है, उस वो आते हैं वनरेबल में. और लीस्ट कंसर्न में वो वाली पॉपुलेशन आती है जिनमें ऐसा होता है कि भाई जिस तरह से हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें हम ज़्यादा कंसर्न रखते नहीं हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. जैसे क्रोज़ हैं, ठीक है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्रूज इसमें आता नहीं है वैसे. ठीक है, तो इस तरह का एग्जांपल है, मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उनमें ज़्यादा ध्यान देने का मतलब कि वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में या वनरेबल स्पीशीज़ में किसी टाइम पे आ सकती है. ठीक है, वो लीस्ट कंसर्न में होती है. तो इसकी प्रायोरिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना, क्लाइमेट चेंज को बचा के रखना, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग एंड ग्रीन इकोनॉमी को बनाना पूरे के पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, तो IUCN का वर्ल्ड कांग्रेस, कंजर्वेशन कांग्रेस जो है वो 4 साल में एक बार होता है और इस बार कहाँ पे होगा? अबू धाबी UAE में होगा. वो लॉन्चेस प्रोजेक्ट कुबेर इन बेंगलुरु, दैट इज SBI. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट कुबेर जो है बेंगलुरु में स्टार्ट किया है. प्रोजेक्ट कुबेर का मतलब क्या है? टू फैसिलिटेट एंड कैटर टू वेरियस बैंकिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. सो कस्टमर्स की बहुत सारी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स होती है. ठीक है, बेंगलुरु सर्कल में कस्टमर की जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, इंक्वायरीज हैं,
वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो कहाँ किस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड की जाएगी, प्रोजेक्ट कुबेर के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। द प्रोजेक्ट इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स, ठीक है, इसमें 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब्स बनेंगे, 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब जो है वो बनेगा। इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ पे बनने जा रहा है, दैट इज ए भिवांडी तालुका। सो भिवांडी तालुका जो थाने डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, ठीक है, थाने डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर एक थाने डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है एक विलेज है जिसका नाम है भिवांडी तालुका। उसको क्या बनाया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल, मतलब कि कार्बन एमिशन वहाँ पे जो भी है उसको जीरो किया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर के जो स्टेट है दैट इज कपिल पाटिल, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया का जो पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज बनेगा वो बनेगा भिवांडी तालुका, जो कि थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इट इज़ एम, इसका एम यही है कि जो कार्बन एमिशन है, CO2 जो एमिशन है उसको हमने कम से कम करना है और क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का, वाटर एनर्जी का, और अपने इन्वायरमेंट को ग्रीन बनाना है। तो यही इसका मेन मोटिव है, ठीक है। अलॉन्ग विद द कार्बन न्यूट्रल विलेज, जो ये कार्बन न्यूट्रल विलेज है इसके साथ साथ 121 जो ट्राइबल विलेजेज है उनको भी मॉडल विलेज जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट होगी गांव में बाय कीपिंग नेचर को क्या रखना है, अच्छा रखना है, ठीक है। नेचर के साथ साथ हमने डेवलपमेंट करनी है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शोकेसिंग इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज, इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल्स। Who has been elected as 78th UNGA president, that is a डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। डेनिस जो फ्रांसिस है उनको 78th UNGA का प्रेसिडेंट बनाया गया है। UNGA का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट होती है ना, वहाँ पे लोकसभा होती है, ठीक है, उसका एक स्पीकर होता है, ठीक है। लोकसभा हमारे यहाँ पे क्या आ जाते हैं, MPs आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये तो इसी की तरह का क्या है, यूनाइटेड नेशन पूरे के पूरे वर्ल्ड की एक जनरल असेंबली है, ठीक है। उसमें जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, लोकसभा में इसको बोलते हैं हम स्पीकर, और राज्यसभा में इसको बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है। तो इसी का तरह का जो UNGA है उसमें ये जो मेन पर्सन होता है, ठीक है, जो कंडक्ट कराता है जितनी भी हमारे पास असेंबलीज हैं उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंट। तो उसको बनाया गया है डेनिस फ्रांसिस को, और पहले ट्रिनिडाद एंड टबागो के ये पर्सन है जिनको UNGA की असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जो चीफ पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज बनती है ना पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए, वो यहीं पे बनती है UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और 1945 में UNGA का गठन हुआ था, और इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और इसका मेन काम ये होता है पॉलिसी बनाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गन टू द यूनाइटेड नेशन। और जिस तरह से हमारे पास देखो पीछे जैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था कि रशिया के ऊपर हमने सैंक्शन लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, तो वो कहाँ पे लगते हैं सारे के सारे सैंक्शन, उस तरह की डिबेट्स पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में कहाँ पे होती है, UNGA में होती है। Who won 2 gold medals at the Flanders Cup 2023 athletics, मार्क्सेम बेल्जियम, ठीक है, दैट इज C अल्मन बोर्गेन। तो अल्मन बोर्गेन ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं फ्लैंडर कप 2023 में, जो कि कहाँ पे हो रही है, बेल्जियम में हो रही है। किस किस में उन्होंने गोल्ड जीता है, मैन की 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेसेस में उन्होंने क्या जीता है, दोनों में गोल्ड जीते हैं, ठीक है। मैंस की जो 100 इवेंट है, 100 मीटर का इवेंट है, उसमें उनको फास्टेस्ट मैन घोषित किया गया विद द टाइम लिमिट ऑफ, मतलब कि 100 मीटर उन्होंने 10.770 सेकेंड में कंप्लीट किया गया है, ठीक है। फ्लैंडर कप इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एंटवर्प्स एथलेटिक्स गाला, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, फ्लैंडर कप 2023 एथलेटिक्स कहाँ पे हो रहा है, बेल्जियम में हो रहा है, और इसमें तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, वो जीते हैं इंडिया के एमलान बोर्गेन ने 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। वो वॉन थाईलैंड ओपन टाइटल, ठीक है, दैट इज C अनसेयोंग, ठीक है। अनसेयोंग जो है उन्होंने थाईलैंड ओपन का फाइनल जो है वो जीता है। इन्होंने फाइनल में हे बिंगजियो जो चाइना की है इनको हराया है, ठीक है। वर्ल्ड की नंबर 2 है अनसेयोंग,
ठीक है, इन्होंने ये जीता है, किसको हराया है, चाइना की हे बिंगजियांग हे बिंगजियाओ, ठीक है, इनका नाम भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो इनको इन्होंने फाइनल में हराया है, कहाँ पे, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है। जो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, तो उनकी कैपिटल जो थाईलैंड की है, बैंकॉक, वहाँ पे ये हुआ था। जो 21 साल की अनसियोंग है, उन्होंने 21-10 और 21-19 से इन्होंने चाइनीज़ को हराया, ठीक है। और इनका ये फोर्थ और इनका ये इसी साल, ठीक है, 2023 में इनका ये चौथा टाइटल है। अब और ये पांचवें टाइटल के लिए अब कहाँ पे जाएंगी, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन खेलने जाएंगी। Which state किश्तवाड़ will become the North India's major power hub? That is B, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ है, ठीक है, वो नॉर्थ इंडिया का मेजर पावर हब जो है वो बनेगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल्स, दैट इज जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का जो किश्तवाड़ रीजन है, वो बनेगा नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट और मेजर पावर हब, ठीक है। और ये जनरेट करेगा 6000 मेगावाट की पावर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पता ही है आपको, 2000 अगस्त 2019 तक ये इंडिया की एक स्टेट्स थी, और उसके बाद क्या बना था, ये 31 अगस्त 2019 को ये क्या बना था, इसमें से 2 यूनियन टेरिटरी निकली थी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। कैपिटल श्रीनगर में है, मई टू अक्टूबर, जम्मू है इनकी कैपिटल, नवंबर टू अप्रैल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, दैट इज बी, केप टाउन। आपको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्री है, ब्रिक्स में 5 कंट्री है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस बार जो मीटिंग होगी ना, जो समिट होगा ब्रिक्स का, वो होगा साउथ अफ्रीका में। तो ब्रिक्स से रिलेटेड इस पूरे के पूरे साल में जो जितनी भी हमारी मीटिंग्स होंगी वो सारी की सारी साउथ अफ्रीका में होगी। और साउथ अफ्रीका का जो एक शहर है केप टाउन, वहाँ पे ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ठीक है। तो इसमें यही चलता है, ठीक है, ब्रिक्स के बाद, साउथ अफ्रीका के बाद अगले साल, ठीक है, इस साल देखो साउथ अफ्रीका में इसकी समिट होगी, अगले साल इसकी समिट होगी ब्राज़ील में, फिर होगी रशिया में, फिर होगी इंडिया में, फिर होगी चाइना में। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये बना था जिम ओनील, ठीक है, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिम ओनील, उन्होंने इसको 2001 में बनाया था। ब्रिक्स नेशन मेट एनुअली एट द फॉर्मल समिट इन 2009, ठीक है। ब्रिक्स की जो समिट है, 15 जो ब्रिक्स समिट है वो कहाँ पे हुई थी, सॉरी, ब्रिक्स की जो 15th समिट होगी वो होगी साउथ अफ्रीका में, 14th हुई थी चाइना में, 13th हुई थी इंडिया में, ठीक है। और 13 जो ब्रिक्स समिट है 2021 में, वो वर्चुअली हुई थी। Which state became the first state to notify a committee for, किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ सीड प्रिजर्व्ड बाय ट्राइबल फार्मर्स। जो ट्राइबल के फार्मर्स होते हैं, जैसे दूर दराज गांव के जो ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, जाति जनजातियां जो रहती हैं, उनका क्या होता है, उनका अपना ही एक खाना पीना होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना ही अनाज उगाते हैं, ठीक है, अपना एक अनाज उगाते हैं, ठीक है। तो कई ऐसी जातियां हैं, कई ऐसी प्रजातियां, कई ऐसी ट्राइब्स हैं जो अपना खाना है ना, जो उगाते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया में ही उगाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को उनके बारे में पता है, ठीक है। तो उनका जो सीड है, उनका जो बीज है, ठीक है, इस तरह की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, उनका जो बीज है, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो, इसके लिए कमेटी जो है वो बनाई है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये बनाई है, उन्होंने लैंड्रेस वेराइटल रिलीज कमेटी LVRC जो है वो बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनके पास क्या है, उनके पास एक ट्रेडिशनल मिलेट वैरायटी है, एक अलग तरह की वैरायटी है मिलेट्स की, ठीक है। मिलेट्स क्या होता है, मोटा अनाज, उनकी मोटे अनाज की उनके पास क्या है, बहुत सारी वैरायटीज़ है, उनको, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए लैंड्रेस वैराइटल रिलीज कमेटी जो है वो बनाई है। तो इस तरह से उड़ीसा पहली कंट्री बन गई है, सॉरी स्टेट बन गई है इंडिया की, जिन्होंने डेवलप किया है एक प्रोटोकॉल फॉर रिलीजिंग इंडिजीनियस मिलेट वैरायटी कंजर्व्ड फॉर द ट्राइबल फार्मर्स फॉर सेंचुरीज। मतलब कि जो ट्राइबल फार्मर्स हैं वो इस तरह की जो मिलेट की वैरायटी है काफ़ी टाइम से उगा रहे हैं, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए ये कमेटी जो है वो बनी है।
who became first women NCC cadet to complete a mountaineering कोर्स। ठीक है, माउंटेनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने वाली पहली एनसीसी कैडेट कौन बनी है? दैट इज शालिनी सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 साल की शालिनी सिंह है, लखनऊ से है और ये पहली वीमेन एनसीसी कैडेट बनी है जिन्होंने माउंटेनियरिंग का कोर्स जो है वो हिमालयन रीजन उत्तराखंड से कंप्लीट किया है। और ये उन्होंने कंप्लीट किया है कैसे किया है? 15,400 फीट की जो पीक है द्रिंग वैली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में, उस पे चढ़ के। ठीक है, द ट्रेनिंग कोर्स टुक प्लेस इन द टेकला उत्तरकाशी फ्रॉम 26 अप्रैल टू 6 मई। ठीक है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट कोर्प्स है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है और ये बना था जुलाई 16, 1948 को। गृह लक्ष्मी युवा निधि। ठीक है, गृह लक्ष्मी एक स्कीम है, दूसरी युवा निधि एक स्कीम है। वो किस स्टेट की स्कीम्स है? दैट इज सी कर्नाटका। ठीक है, कांग्रेस यहाँ पे है। ठीक है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट जो कर्नाटका की है, उन्होंने अपॉइंट किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स जिनका नाम है गृह लक्ष्मी और युवा निधि। ठीक है, गृह लक्ष्मी के अंतर्गत क्या होगा? 2,000 रुपये पर मंथ जो है वो सभी की सभी वीमेंस को दिया जाएगा जो घर में रहती हैं। ठीक है, युवा निधि के अकॉर्डिंगली क्या दिया जाएगा? इसमें युवा निधि में 3,000 रुपये पर मंथ जो है वो दिया जाएगा किसको? जो ग्रेजुएट्स लड़कियां हैं, और 1,500 दिया जाएगा उनको जो डिप्लोमा होल्डर लड़कियां हैं। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं गृह लक्ष्मी है जो घर में वीमेंस हैं, जो हाउस वीमेंस हैं। ठीक है, और युवा निधि जो मतलब कि जो यंग लड़कियां हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, गृह लक्ष्मी जो स्कीम है ये इंस्पायर्ड बाय द तमिलनाडु की जो मंगलेर उरीमई थोगाई स्कीम है, उससे ये इंस्पायर्ड है। वो भी इसी तरह का पैसा जो है वो अपनी हाउस होल्ड वीमेंस को देते हैं। और तेलंगाना में इसी तरह की एक स्कीम है जिसका नाम है राथू बंधु स्कीम, जो कि 2018 में लॉन्च हुई थी, जिसमें 5,000 रुपये पर एकड़ पर क्रॉप सीजन जो है वो लैंड ओनिंग फार्मर्स को दिया जाता है। तो ये चारों स्कीम्स आपने याद रखनी है। रिसेंटली इंडिया की जो फर्स्ट डिलक्स ट्रेन है डैश डैश कंप्लीटेड 93 ईयर्स ऑफ सर्विस, दैट इज सी डेक्कन क्वीन। सो डेक्कन क्वीन जो है वो उसको 93 ईयर्स जो है कंप्लीट हो गए हैं। ये इंडिया की फर्स्ट डिलक्स ट्रेन है। और कहाँ से कहाँ तक ये जाती है? ये जाती है आपके मुंबई टू पुणे। ठीक है, ये वाली ट्रेन। तो डेक्कन क्वीन द फर्स्ट डिलक्स ट्रेन सर्विस इन इंडियन रेलवे कंप्लीटेड इन 93 ईयर्स ऑन 1 जून 2023। 1 जून 1930 को ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चलती है ये? दक्कन की रानी इसको बोलते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन भी बोलते हैं, और मुंबई से पुणे तक ये जाती है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। टोस्टर भी इसके अंदर होगा, डीप फ्रीजर भी इसके अंदर है, माइक्रोवेव ओवंस वगैरह सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ जो इसके अंदर है। आर्कटिक एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की है? दैट इज ए नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है आर्कटिक एक्सरसाइज, वो जो है वो हो रही है। सो नाटो कंट्रीज हैव स्टार्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज इन द आर्कटिक रीजन। अब नाटो में पहले 30 कंट्री थी, अब 31 कंट्रीज हो गई है, और 31st जो कंट्री है वो है फिनलैंड। अभी अभी कुछ महीने पहले इन्होंने नाटो ज्वाइन किया था। ठीक है, तो आर्कटिक रीजन में ये जो आर्कटिक एक्सरसाइज है नाटो कंट्रीज की वो की जाएगी। ठीक है, तो द एक्सरसाइज इन्वॉल्व्स अलाउंग, इसमें 1,000 से ज़्यादा एलाइड फोर्सेस फ्रॉम नॉर्वे, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट के साथ मिलेंगी, अलॉन्ग विद नाटो एप्लीकेंट। स्वीडन की भी इसमें क्या आ जाएंगी। ठीक है, स्वीडन की भी जो आर्मी है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। और नाटो हैज़ प्लेस्ड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इस न्यूएस्ट मेंबर। तो न्यूएस्ट मेंबर नाटो का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फिनलैंड। ठीक है, नाटो के बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो ये नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको बनाया था, किसने बनाया था इसको? यूएसए ने बनाया था, ताकि हम रशिया को थोड़ा कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो जितनी भी इसमें नाटो के अंदर कंट्रीज है ना,
जितने भी इसमें नाटो के अंडर कंट्रीज है, इसमें जो मेन चौधरी है वो है यूएसए। ठीक है, मेन चौधरी यूएसए है। तो इसके अंदर क्या है, जितनी भी ये कंट्रीज हैं, अगर सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने इन कंट्रीज के ऊपर, इनमें से किसी भी एक कंट्रीज के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो क्या होगा, जो नाटो के पूरा का पूरा नाटो है, पूरी की पूरी जो 31 कंट्रीज है, वो कंप्लीटली इसके ऊपर अटैक करेगी, इसको इसको तबाह करने के लिए और अपनी जो कंट्री है उसको बचाने के लिए। तो ये नाटो की एक शर्त है। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में बनाया है, 1949 को ये बना था। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, स्पेशली इन्होंने यूएसए ने ये इसीलिए बनाया था ताकि जो रशिया है, ठीक है, उस और सोवियत यूनियन बोलते थे उसको पहले, उसके डोमिनेशन को कम करने के लिए इन्होंने इसको बनाया था। फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाटो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, और 10 इसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, द नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्चुगल एंड यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें मेन चौधरी है, अपने याद रखना है। और नाटो के जनरल सेक्रेटरी है जेंस स्टोल्टनबर्ग। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वो बिकेम द फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल किसकी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की कौन बनी है, दैट इज सेलेस्टे साउलो। ठीक है, सेलेस्टे साउलो जो है वो पहली सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वेदर कंडीशंस को, कहाँ पे बारिश होने वाली है, क्लाइमेट के बारे में बताएगी, हाइड्रोलॉजी के बारे में बताएगी। ठीक है, वहाँ की एक पूरे के पूरे वर्ल्ड की ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड का डाटा अपने पास स्टोर रखती है। तो उनके जो सेक्रेटरी जनरल है वो पहली फीमेल बनी है, सेलेस्टे सुओलो। ठीक है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी थी 1873 में। ठीक है, बाय इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। ऑन 23 मार्च 1950 को इसका नाम जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी यूनाइटेड नेशन की। तो मैंने आपको बता दिया इसका मेन काम क्या होता है, क्लाइमेट के बारे में बताना, हाइड्रोलॉजी के बारे में बताना, इन्वायरमेंट के बारे में बताना। ठीक है, सुओलो जो है won the landslide victory at the Congress of the United Nations Climate and Weather Agency in Geneva। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मेन अपने इनका नाम याद रखना है। हाउ मेनी न्यू कंट्रीज इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें हमारे पास 5 मेन मेंबर होते हैं। ठीक है, परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया नहीं है। ठीक है, इसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है। ठीक है, 3 कंट्रीज हो गई, चाइना है एंड रशिया है। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं ये है परमानेंट मेंबर्स। और इसके अलावा 5 इसमें क्या होती है, नॉन परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज भी होती है। कभी कभी इसका पार्ट जो है इंडिया भी होता है। ठीक है, जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये परमानेंटली है, 1945 से परमानेंटली है। बट जो नॉन परमानेंट होते हैं ना, इनका टेन्योर 2 साल का होता है। ठीक है, ये भी 5 ही इलेक्ट होते हैं। तो इस बार के 5 कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अल्जीरिया, गुआना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सीरी लियोने एंड स्लोवेनिया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज हैं। ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में इनको बनाया गया है। ठीक है, कितने सालों के लिए बनाया जाता है नॉन परमानेंट मेंबर को, 2 सालों के लिए। और ये जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था ना कि यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं, उसमें से जो एक ऑर्गन है वो है यूएनएससी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, और इनके पास क्या है, इन्हीं के पास वीटो पावर है। जो ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। पीएम मोदी लॉन्चेस अमृत धरोहर एंड मिष्टी स्कीम फॉर दैट इज ए वेटलैंड मैंग्रोव्स कंजर्वेशन। ठीक है, जो वेटलैंड्स हैं, जो मैंग्रोव्स हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए जो है अमृत धरोहर और मिष्टी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है,
ताकि जितने भी हमारे पास वेटलैंड्स हैं उसको हमें बचा के रखना है, बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना है, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना है, ठीक है, इनकम जनरेशन फॉर द लोकल, जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको इनकम के सोर्स बढ़ाना है, ठीक है, जो लेक्स हैं, ठीक है, उनके कंजर्वेशन के लिए भी क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसी के रिलेटेड है अमृत धरोहर एंड मिष्टी स्कीम। अब अमृत धरोहर जो है वो अमृत अमृत धरोहर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनके लिए है। और जो मिष्टी है वो है मैंग्रोव्स के लिए, मैंग्रोव के जो पेड़ होते हैं उनके लिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरेलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है, इसका नाम ही आपने याद रखना है। ये क्या होगा, जो मैंग्रोव की प्लांटेशन है कहाँ पे, सॉल्टी लैंड्स में, कहाँ कहाँ पे होते हैं मैंग्रोव, जो हमारे कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है, ठीक है, कोस्टल एरिया जो है, तो वहाँ पे मैंग्रोव की प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना, उसको कंजर्व करना जो है इनका मेन काम है, ठीक है। द स्कीम विल ऑपरेट थ्रू कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगा, कैंपा फंड एंड द अदर सोर्सेज, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जो ये मैंग्रोव्स के पेड़ है ना, मैंग्रोव्स के जो पेड़ है इनका एफोरेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको क्या करना है, उसको कम करना है, उसको डिक्रीज करना है, ठीक है। तो सेंटर विल कवर 80% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट द 20%। विच कंट्री रिकॉर्ड हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इन ओवर अ डेकेड। तो पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट जो है वो किस कंट्री ने रिकॉर्ड किया है, दैट इज ए बांग्लादेश। मतलब कि बांग्लादेश की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है पिछले 10 सालों में हुआ है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप इसको कर भी सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.94% जो है वो मई में पहुंच गया है, और ये सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट है बांग्लादेश का, कब से कब तक, 2010-11 से लेके आज तक का। तो ये जो डाटा है ये किसने रिलीज़ किया है, बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इसको लॉन्च किया है। द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इन प्राइमरली एट्रीब्यूट टू द राइज इन द बोथ फूड एंड नॉन फूड प्राइसेस। मतलब कि फूड के प्राइसेस में भी इंक्रीमेंट हुआ है, नॉन फूड के प्राइसेस में भी इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। विच गवर्नमेंट लॉन्चेस एल्डर लाइन सर्विस टू गिव शेल्टर टू एल्डरली होमलेस, ठीक है, होमलेस पर्सन मतलब कि जिनका अपना घर नहीं है, एल्डरली मतलब कि जो बूढ़े हैं और जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको शेल्टर देने के लिए एल्डर लाइन नाम की एक सर्विस जो है लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। उसका नंबर है 14567। इस नंबर पे कॉल करके जो है इस तरह का कोई भी ज़्यादा उम्र का होमलेस पर्सन है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं और उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एल्डर लाइन यूपी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। The initiative is the brainchild of Ministry of State Independent Charge for the Social Welfare, Aseem Arun, who earlier headed the emergency helpline 112। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी हमारे पास ओल्ड पर्सनस हैं उनको अच्छी से अच्छी लाइफ मिले, शेल्टर मिले, ठीक है, ओल्ड एज होम्स में इनको शेल्टर मिले, ठीक है। तो इसका जो नंबर है वो है 14567, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द एज ओल्ड एज होम्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश करंटली है 75 ओल्ड एज होम्स इन वन डिस्ट्रिक्ट एज, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट में 75 जो है वो ओल्ड एज होम है, ठीक है। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रेजिडेंट रहते हैं, ठीक है। तो एल्डर लाइन की स्कीम किसने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश ने। फर्स्ट इंडिया नामीबिया जॉइंट कमीशन कॉरपोरेशन स्टार्टेड इन, दैट इज सी विंडहॉक, ठीक है। विंडहॉक जो है वो नामीबिया की कैपिटल है, ठीक है। तो ये इंडिया और नामीबिया के बीच में फर्स्ट है जॉइंट कमीशन कॉपरेशन जो है ये स्टार्ट हुआ है। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने रिसेंटली को चेयर किया था फर्स्ट इंडिया नामीबिया जॉइंट कमीशन विद नामीबियन फॉरेन मिनिस्टर, दैट इज नेटुम्बू नंदी नाइडावा इन विंडहॉक, ठीक है। विंडहॉक यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन सके हमारे किस किस के बीच में, इंडिया और नामीबिया के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन विंडहॉक, मतलब कि वहाँ पे जो हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इनैगोरेट किया इंडिया नामीबिया सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन द आईटी, ठीक है। अब नामीबिया के बारे में जानते हैं। नामीबिया इज ए कंट्री लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है ये, बॉर्डरिंग द अटलांटिक ओशन
एंड इट शेयर बाउंड्री विद एंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नामीबिया गेंड इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका के अंडर ही नामीबिया आता था। 21 मार्च 1990 को ये अलग हुआ है साउथ अफ्रीका से। विच कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स, दैट इज बी इंडिया। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने एशिया का फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया है, वो है इंडिया। ठीक है, इसका नाम है गगन, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंट नेविगेशन इसका नाम है। ये इंडियन सैटेलाइट बेस्ड एक क्या है आर्गुमेंटेशन सिस्टम है, मतलब कि जीपीएस सिस्टम है। इसके थ्रू जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको नेविगेट किया जाएगा, उनकी लोकेशन का पता किया जाएगा। और ये एशिया का फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम एशिया में इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का फॉर हेलीकॉप्टर के लिए, जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया है। किस टेक्नोलॉजी के साथ? गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ। काइफू नेशनल पार्क which was seen in the news is located in which country? That is a जाम्बिया। तो जाम्बिया का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है कोफो नेशनल पार्क। तो ये थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अफ्रीका का। न्यू रिपोर्ट्स रिवील दैट लाइन एंड लेपर्ड पॉपुलेशन इन दिस रीजन आर रिबाउंडिंग आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ पोचिंग। मतलब कि 50 सालों तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मारे गए। ठीक है, लेपर्ड और लाइन्स। अब क्या हो रहा है यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है इनको फिर से रिबाउंड किया जा रहा है। तो जाम्बिया आपको मैप में देखिए, जाम्बिया यहाँ पे है, इसके साथ है अंगोला। ठीक है, डीआरसी यहाँ पे तंजानिया, यहाँ पे मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड नामीबिया। तो आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए जो नामीबिया है वो साउथ अफ्रीका से अलग हुआ था, ये है साउथ अफ्रीका और ये है नामीबिया। तो साइंटिस्ट फाउंड लेपर्ड डेंसिटी इन साउदर्न KNP इंक्रीज 3 फोल्ड। मतलब कि जो लेपर्ड की डेंसिटी है वो 3 गुना ज़्यादा जो है यहाँ पे बढ़ गई है। फ्रॉम अबाउट 1.5 लेपर्ड्स इन 2019 टू अप्रोक्सीमेटली 4.4 लेपर्ड्स पर स्क्वेयर 100 स्क्वेयर किलोमीटर्स इन 2022। मतलब कि 2019 में 100 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे 1.5 लेपर्ड हुआ करते थे। अब क्या है, अब यहाँ पे 4.4 लेपर्ड जो है इस पर्टिकुलर एरिया में वो गए हैं। ठीक है, दिस वाज ड्यू टू द रिगरस काउंटर पोचिंग ऑपरेशन फॉर द 4 ईयर्स। तो इसका नाम है जाम्बिया, जहाँ पे केफू नेशनल पार्क है, जहाँ पे क्या हुआ है लाइन और लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय, दैट इज बी DRDO। ठीक है, इस तरह की जो मिसाइल्स हैं वो DRDO इसका परीक्षण करता है। और DRDO अपने जितने भी परीक्षण करता है वो करता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में है वहाँ से। ठीक है, एक नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, जिसको लॉन्च किया है DRDO ने। ठीक है, द मिसाइल हैज़, इसका डायमीटर है 1.2 मीटर एंड हाइट है इसका 10.5 मीटर और इसकी रेंज वेरी इंपॉर्टेंट है 2000 किलोमीटर की। ठीक है, द मिशन इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाई मैन्यूवर्स वाइल होमिंग ऑन इट्स टारगेट। मतलब कि जब टारगेट की तरफ जाना हो तो ये टारगेट को इजीली स्ट्राइक कर देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, रेडार, टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम से भी हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो है हमारे पास एक सैटेलाइट है बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है हु स्टार्टेड नंद बाबा मिल्क मिशन? ठीक है, दैट इज ए यूपी। तो यूपी ने स्टार्ट किया है नंद बाबा मिल्क मिशन। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क। तो सबसे ज़्यादा जो मिल्क होता है पूरे के पूरे कंट्री में वो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने क्या लॉन्च किया है, नंद बाबा मिल्क मिशन जो है उन्होंने स्टार्ट किया है, ताकि क्या हो सके जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं टू सेल देयर, मतलब कि जो दूध उत्पादक हैं, ठीक है, गाय से और भैंस से जो दूध वगैरह लेके आते हैं, ठीक है, वो क्या कर सके अपने दूध को रीजनेबल प्राइसेस के साथ मार्केट में, विलेजेस में उनको क्या कर सके, बेच सके। किसके थ्रू? डेयरी फार्म्स होते हैं, डेयरी कोऑपरेटिव होते हैं, उनके थ्रू वो बेच सके। तो इसी से रिलेटेड ये नंद बाबा मिल्क मिशन है जो यूपी ने स्टार्ट किया है। इस मिशन के अंतर्गत
It is proposed to form a dairy farmer producer organization in order to facilitate sale of milk producer in the village itself। ठीक है, तो देर इज़ द प्लान टू सेटअप, इस तरह के 5 डेयरी एफपीओ जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे 2023-24 तक। कहाँ पे? यूपी में, ताकि हम क्या कर सकें, मिल्क को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें और जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इससे आय हो सके। ठीक है, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम कब लॉन्च की गई? 6 जून को, और इसकी कॉस्ट है 1000 करोड़। सो इंडिया, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है। ठीक है, 23% पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना भी दूध होता है ना, उससे 23% जो है अकेला इंडिया में होता है। ठीक है, इट इज़ फॉलो बाय द, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट के पास दूध है, फिर चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील के पास, और पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो दूध होता है वो होता है यूपी में। इंडिया इमर्जेज एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। अब क्रूड स्टील का जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो दूसरे नंबर पे होता है। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है इंडिया, तीसरे पे है जापान, चौथे पे है यूनाइटेड स्टेट, पांचवे पे रशिया, फिर साउथ कोरिया, टर्की, जर्मनी, ब्राज़ील एंड ईरान। तो दूसरे नंबर पे जो है इंडिया है, पहले पे है चाइना, अपने इनका नाम याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है जापान। तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो चाइना में होता है, दूसरे नंबर पे उत्पादन जो स्टील का होता है वो इंडिया में होता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन, उनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इंडिया हैज़ मूव्ड फ्रॉम द 4th लार्जेस्ट, चौथे नंबर से जो है वो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में पहुंच गया है। 2014-15 टू 2022-23 तक 42% का इंक्रीज हुआ है क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में। ठीक है, चाइना रिमेन सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे जापान। तो ये रैंकिंग आपने याद रखनी है। Who became first women from Tamil Nadu to scale Mount Everest, that is C. मुथामिज सेल्वी। तो मुथामिज जो सेल्वी है वो पहली तमिलनाडु की फीमेल बन गई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो चढ़ाई की है, और ये 36 ईयर्स की है, और जो हिल पट्टी विरुद्धनगर तमिलनाडु की ये रहने वाली है। बिकेम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है नेपाल, जो ये माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है। ठीक है, और ये एशिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसको देवगिरी बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, चोमुलुगमा बोलते हैं तिब्बतिन में, चोमुलुगमा फेंग इन चाइनीज़ एंड सागर माथा बोलते हैं नेपाली लैंग्वेज में। ठीक है, और सबसे पहले एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड टेंगिंग नॉर्वे शेरपा, ये दोनों, ये इंडिया के थे, ये दोनों थे सबसे पहली बार जो 29 मई 1953 को यहाँ पे चढ़े थे माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, दूसरे उसके बाद जुंको तैबी फर्स्ट वीमेन थी। ठीक है, वो जापान की थी, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की फर्स्ट वीमेन थी जुंको तैबी, जो यहाँ पे पहुंची थी माउंट एवरेस्ट में। ठीक है, बछेंद्री पाल पहली फीमेल थी इंडिया की जो पहली बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी 1984 में, और संतोष यादव फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइंब एवरेस्ट फॉर द ट्वाइस इन अ रो, मतलब कि 2 बार कंटिन्यूसली उन्होंने चढ़ाई की थी। संतोष यादव ने, वो पहली फीमेल इंडियन बनी थी। was been appointed as the न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है जनार्दन प्रसाद जी को। ठीक है, जनार्दन प्रसाद किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर S राजू जी का स्थान लेंगे एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ साइंस, हु हैज सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ साइंस सिंस 2020। ठीक है, तो जनार्दन प्रसाद क्या बनेंगे? न्यू जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या बनेंगे? डायरेक्टर जनरल बनेंगे, और किसकी जगह पे आएंगे? डॉक्टर S राजू की जगह पे आएंगे। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट साइंटिफिक स्टडीज ऑन किसके ऊपर? अर्थ की जियोलॉजीज के ऊपर ये साइंटिफिक स्टडी जो है वो करता है। मिनरल रिसोर्सेज किस किस तरह से हमारी अर्थ में है, और नेचुरल हैजार्ड्स किस किस तरह से हो सकते हैं हमारी अर्थ को। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन सर्वे करता है, कंडक्ट करता है, और साइंटिफिक स्टडी कौन करता है? दैट इज GSI। तो GSI इज ए साइंटिफिक एजेंसी ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1851। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स काइंड इन ग्लोबली। ठीक है, GSI किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये काम करता है। GSI इज द सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे इन इंडिया। सबसे पहला जो सर्वे था, सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि 1767 में बना था। दूसरा जो ओल्डेस्ट सर्वे है दैट इज जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो बना था, कब बना था? 1851 में।
ठीक है। जीएसआई एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टील, कि हमारी पृथ्वी में हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्टील है, कोल है, मेटल्स है, सीमेंट है, पाउडर इंडस्ट्रीज है, तो ये सारे के सारी कौन रखता है, इसकी जांच कौन रखता है, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखता है। फर्स्ट एम्स इन द कंट्री टू गेट NABH accreditation is, that is B, एम्स नागपुर। तो एम्स नागपुर पूरे की पूरी कंट्री का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बन गया है जिसको NABH की एक्रीडेशन मिली है। ठीक है, NABH का मतलब होता है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स, मतलब कि ये उन हॉस्पिटल्स को दिया जाता है जो कि हाई क्वालिटी हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पेशेंट की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो स्टैंडर्ड्स रखते हैं, अपने जितने भी उनके नियम होते हैं वो स्टैंडर्ड नियम होते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट की केयर भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल भी जिन हॉस्पिटल्स का अच्छा होता है, पेशेंट राइट्स अच्छे से दिए जाते हैं, मेडिकेशन सिस्टम अच्छा हो और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी वहाँ पे सारे के सारे फॉलो किए जाएं। तो इस तरह का क्या बना है, एम्स नागपुर को ये एक्रेडिशन मिला है NABH का, जो कि फर्स्ट एम्स है पूरी की पूरी कंट्री का। इंडिया एंड सर्बिया, ठीक है, एग्री टू सेट अप बायलेटरल ट्रेड ऑफ 1 बिलियन यूरोस। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि हमारी जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है वो आजकल सर्बियन काउंटर पार्ट के साथ उन्होंने मीटिंग की थी जिनका नाम है अलेक्जेंडर व्यूकिक, ठीक है, ऑन 8 जून इन बेलग्रेड। ठीक है, और इसमें इन्होंने ये किया है कि इंडिया और सर्बिया आपस में बायलेटरल ट्रेडिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और वो ट्रेड पहुंचेगा 1 बिलियन यूरोस तक। ठीक है, अभी ये 320 मिलियन यूरोस है, वो तो इसको हम लेके जाएंगे 1 बिलियन यूरोस तक। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की विजिट पे है सर्बिया की 7 से 9 जून तक। ठीक है, तो ड्यूरिंग द विजिट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाईलाइटेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अबाउट सर्बिया के बारे में जानते हैं। सर्बिया कहाँ पे है, ये देखिए, ये सर्बिया है। इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, वेस्ट सेंट्रल बाल्कन्स में ये कंट्री है। ठीक है, और इट इज़ द वो पहले यूगोस्लाविया का एक पार्ट था। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अना बार्निक, कैपिटल है बेलग्रेड, प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूकिक एंड करेंसी है सर्बियन दिनार। एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप बिगिंस इन, दैट इज डी, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रही है। तो इसमें इंडिया ने क्या क्या मेडल जीते हैं। वीमेन हाई जंप इवेंट में पूजा ने सिल्वर मेडल जीता है, बुशरा खान ने सिल्वर मेडल जीता है वीमेंस की 3000 मीटर रेस में। सिद्धार्थ चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है मेन शूट में। शॉर्ट पुट का जो इवेंट है उसमें इन्होंने जीता है विद अ थ्रो ऑफ 19.52 मीटर्स। सुनील कुमार विंस द डेकाथॉन गोल्ड, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। शिवम लुखारे ने सिल्वर जीता है, शाहरुख खान ने सिल्वर जीता है, सुष्मिता ने सिल्वर मेडल जीता है लॉन्ग जंप के इवेंट में। तो इसमें पहले नंबर पे जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप है, तो पहले नंबर पे है जापान 10 गोल्ड के साथ और 17 मेडल टोटल। ठीक है, दूसरे नंबर पे है चाइना जिसके टोटल मेडल है 14, और इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे है जिन्होंने अर्न किए हैं 12 मेडल। एज पर द इंडियन रैंकिंग 2023, मतलब कि जो नेशनल NIRF की जो रैंकिंग है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं हम NIRF। इसकी रैंकिंग निकली है पूरे के पूरे इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं। तो इसमें पहले नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है ओवरऑल कैटेगरी में, दैट इज़ IIT मद्रास। तो काफ़ी पिछले 3-4 सालों से ये पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन में जो है कौन रहा है, IIT मद्रास लगातार 5वीं बार 2019 से 2023 तक, और इंजीनियरिंग में लगातार 8वीं बार ये पहले नंबर पे आया है 2016 से 2023 तक। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग जारी करता है ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसमें टॉप 10 जो इंस्टीट्यूट है, पहले नंबर पे है IIT मद्रास, दूसरे पे IIT दिल्ली, तीसरे पे IIT बॉम्बे, चौथे पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, फिर खड़गपुर, फिर गुवाहाटी, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इंडिया के। और ओवरऑल में भी क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ओवरऑल में, तीसरे पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली।
विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ठीक है, अंतर्दृष्टि जो डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और ये पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड है विच इज़ इट इज़ लॉन्च बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, बाय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने इसको लॉन्च किया है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन, गोवर्धन के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, दैट इज सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल दैट इज नेम्ड गोवर्धन। तो इट विल एक्ट एज द वन स्टॉप respiratory to access investment and participation in the biogas CBG sector in the national लेवल, मतलब कि जितने भी हमारे पास बायोगैस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, सीबीजी के सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। बायोगैस प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, हमने इंक्रीज़ करनी है पूरी की पूरी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो यही इसका मेन काम है। तो गोवर्धन, गोवर्धन मतलब कि गोबर से हमने क्या बनाना है, बायोगैस प्लांट बनाने हैं ताकि हम वहाँ से गैस जो है वो ले सकें। तो कोई गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट एंटिटी इंटेंडिंग टू सेटअप अ प्लांट, ठीक है, कोई भी है, गवर्नमेंट है, कोऑपरेटिव है और कोई भी प्राइवेट पर्सन है, वो इज़ विलिंग टू मेक सेटअप अ प्लांट, जिसने भी प्लांट बनाना है इन इंडिया कैन रजिस्ट्रेशन ऑफ द नंबर हियर, मतलब कि वो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाके वहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है एंड ही कैन मेक द बायोगैस प्लांट एट हिज होम। Who launched his new ग्राफिक नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ, दैट इज सी शांतनु गुप्ता। तो शांतनु गुप्ता ने एक न्यू ग्राफिक नोवेल लिखी है जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो शांतनु गुप्ता हैज़ रिटन 2 बेस्ट सेलर टाइटल्स ऑन यूपी चीफ मिनिस्टर दैट इज योगी आदित्यनाथ। द graphic novel was launched in 51 plus schools across the Uttar Pradesh and on the ओकेजन ऑफ योगी आदित्यनाथ के 51st बर्थडे के दिन, ठीक है। इसमें 5000 से ज़्यादा चिल्ड्रंस टुक पार्ट इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी एंड पार्टिसिपेटेड इन द बुक रिलीज। तो इस तरह का जो तो 5000 बच्चे इसमें शामिल थे। तो इस तरह का ये पहला मतलब कि एक तरह का एशिया का बुक रिकॉर्ड बन गया है जिसमें 5000 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बुक रिलीज़ के दिन। सो अदर बुक्स फॉर 2023 आर विजय दर्दा, ठीक है, उन्होंने लिखे हैं रिंग साइड, आदित्य भूषण, गट्स एमिड्स ब्लड बाथ एंड द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है द गोल्डन ईयर्स, अमिताभ कांत ने लिखे है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। श्री नारायण वगुल ने लिखी है रिफ्लेक्शंस। अमित घोष ने लिखी है स्मोक एंड एशेस। बोरिया मजूमदार ने लिखी है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग मैस्ट्रो। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी स्टेट फार्मर FG स्टार्टअप चूजन फॉर UN एक्सेलेटर प्रोग्राम दैट इज़ डी केरला। तो केरला का जो फार्मर FG प्रोग्राम है, फार्मर्स FZ जो प्रोग्राम है कहाँ का, केरला का, उसको चूज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन के एक्सेलेटर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। जो ये प्रोग्राम है फार्मर फ्रेश जोन, मतलब कि फार्मर्स FZ प्रोग्राम, ये केरला का बेस्ड एक प्रोग्राम है। इट इज़ तो ये एक तरह का एग्रो फूड से रिलेटेड ये एक प्रोग्राम है। दिस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो FAO है, उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा था यूनाइटेड नेशन में, ठीक है, जिसका मेन मोटिव है टू डेवलप एग्री फूड स्टार्टअप इन द वर्ल्ड वाइड, इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ 12 एग्री फूड स्टार्टअप्स। जो फार्मर FG है उसको इंक्लूड किया गया है इन सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 12 एग्री फूड स्टार्टअप्स, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में से 12 एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनको चूज़ किया गया। उसमें से एक था फार्मर्स FZ जो कि केरला बेस्ड एक एग्री फूड स्टार्टअप है, ठीक है। तो ये कोची बेस्ड मल्टी चैनल मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग अंडर द केरला स्टार्टअप मिशन, ठीक है। केरला का जो स्टार्टअप मिशन है उसके अंडर ये काम करता है। उसका एम क्या है,
एम टू अचीव द अचीवमेंट ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब कुसुम के बारे में जानते हैं। कुसुम क्या है? ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है स्टार्टअप्स रिलेटेड टू द वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। और कुसुम के अंडर ही जो ये फार्मर एफजेड है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। एंड कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? केरला के कोची में। द साइक्लोन बिपारजोय नेम्ड बाय दैट इज सी बांग्लादेश। तो एक साइक्लोन आ रहा है, ये देखिए, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के साथ ये अरेबियन सी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक साइक्लोन है जो आ रहा है, अपने हिट कर सकता है हमारे गुजरात के इलाके में, ठीक है। इसका नाम है बिपारजोय, ठीक है। इसका जो नाम दिया गया है, यो दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली इशूड एडवाइजरी फॉर ऑल द पोर्ट्स ऑफ गुजरात। तो ये देखो पोर्ट यहाँ पे गुजरात के आसपास है ना, तो यहाँ पे गुजरात के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ठीक है, कि आप अलर्ट रहो। In this advisory, it has been directed to issue distant warning signal, ठीक है, in case of deep pressure in the Arabian Sea। अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम है बीपर जॉय, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास फिशरमैन है, उनको भी वार्न किया गया है कि आप लोग डीप सी में ना जाओ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश भी देखने को मिल सकती है। वर्ल्ड का इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज ए 5 जून। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन में ये इसकी मेन थीम थी। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो 1972 में यूनाइटेड नेशन ने मनाया था पहली बार। कहाँ पे? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि एक कॉन्फ्रेंस थी 5 से लेके 16 जून 1972 में ये लॉन्च हुई थी। और वहीं पे ये बोल दिया गया था कि हमें अपने वर्ल्ड इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। एंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है उसी दिन से मनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। 1 ईयर लेटर 1973 में पहला वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो मनाना स्टार्ट किया हमने। इसका नाम है ओनली वन अर्थ, ठीक है। 1972 में ये अनाउंस हुआ था कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाएंगे। 1973 में ये पहली बार इसको मनाया गया, जिसका जो थीम था, फर्स्ट थीम था ओनली वन अर्थ। और 2023 का थीम क्या है? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अभी जून 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको बारी बारी से करेंगे। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 4 जून वर्ल्ड डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 16 जून को मार्टिरडम ऑफ गुरु अर्जन देव सिंह जी, 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, 20 जून को रिफ्यूजी डे, 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे और 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। 23 जून को वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग डे, 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और 3 जून थर्ड संडे ऑफ जून को, मतलब कि तीसरा जो संडे आएगा जून में, उस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।